प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की भूगोल की पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? उत्तर देखिए, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन और लकड़ी का उत्पादकों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन्य एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू ने क्या आरोप थे? आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित और अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों का पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है? अगला प्रश्न है बच्चों, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापूर्वक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर है, दो ऐसे मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति या राज्य सरकार किसी भी नागरिक के साथ कोई जाति या धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। नंबर 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शोषित व्यक्ति उसके खिलाफ न्यायालय में अपनी शिकायत करवा सकता है। अगला प्रश्न है, रत्नम ने किस कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाई और क्यों? रत्नम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि सवर्ण जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव व हिंसा को रोकने के लिए यही अधिनियम उनकी मदद कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? उत्तर है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत अधिकार छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस अधिनियम की एक धारा में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति की किसी व्यक्ति के नाम पर अनुचित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है तो उसे अपने नाम करवा लेता है तो वह सज़ा का हकदार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आंदोलनों ने
2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की? अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी? उत्तर है 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी प्रचलित है, याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। नेक्स्ट प्रश्न है 2005 में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? उत्तर है न्यायालय ने केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक कार्य दिशा तय करे। अगला प्रश्न है आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के आतंकी से डरे हुए थे? उत्तर है यह कथन सही है कि दलित परिवार ऊंची जातियों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उन्हें इस बात का पता था कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी, उनका भी ऊंची जातियों के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाएगा, इसलिए वे डरे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है सीयराबाई कौन थी? यह महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध भगत कवयित्री थी जिनके पति का नाम चिखामेला था। यह महार जाति की थी। इस जाति को पहले अछूत माना जाता था। अगला प्रश्न है कबीर कौन थे? कबीर 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे जो पेशे से बुनकर थे या भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। उनकी कविताएं परमात्मा के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है क्या दूषित नामक कविता में सोहराबाई ने किस को क्या बताया है? इस कविता में सोहराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक ही देह की ज़्यादा और दूसरे की देह को काम शुद्ध बना सकती हो। संभवतः वे यह भी कहना चाहती है कि जो जाति व्यवस्था में लोगों का विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से ही पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। अगला प्रश्न है दलित शब्द का क्या अर्थ है? दबा कुचला। नेक्स्ट प्रश्न है रत्नम कितने साल का था? 20 साल का। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित किस प्रावधान का साथ ले सकते हैं? अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है अनुचित जाति एवं जनजाति अधिनियम कब बनाया गया? 1989 में। अगला प्रश्न है सीयराबाई कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है प्रतिवेधन एक्ट कब पारित किया गया था? प्रतिवेधन एक्ट कब पास किया गया था? 1993 में। अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में। अगला प्रश्न है नगर पालिका में सिर पर मैला ढोने वालों को कितने रुपए मिलते थे? 30 या 40 रुपये। प्रतिवेधन का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेटर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिनस एक्ट। अगला प्रश्न है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। रत्नम किस जाति का था? दलित जाति का। रत्नम कॉलेज में किसकी पढ़ाई कर रहा था? इंजीनियरिंग की। आरक्षण की नीति किस तहत काम करती है? देश की सभी राज्यों और केंद्र सरकार के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सूचियां हैं। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थाओं या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र देना होता है और आवेदक आरक्षण का लाभ उठा सकता है। अगला प्रश्न है दलित
और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे देश में दलितों और आदिवासियों की सदियों तक पढ़ने लिखने और अवसरों को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं मिला। समाज का यह वर्ग बिल्कुल वंचित है, लेकिन वर्तमान समय में समाज के इस वर्ग को मुख्य धारा से अलग नहीं रखा जा सकता। इसलिए दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने वाले कोई 3 कारण लिखें। उत्तर है, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के दलित लोगों को अगली जातियों के या बड़ी जातियों के लोगों की बराबरी में लाने का प्रयास करना। दलित समुदायों के छात्रों को सरकार के द्वारा मुफ्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाना। दलित समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करना। कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा में छूट देना। आग्रही, ये कुछ शब्दों की डेफिनेशन है। आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। अगला है, नैतिक रूप से निंदनीय। ये ऐसे कृत्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नीति, एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपवाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थानों को भी अपनी नीतियाँ होती हैं। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।